टॉपिक चल रहा था लाइट, प्रकाश। प्रकाश जो हमारा 10th चैप्टर है साइंस में, ठीक है। तो उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले वीडियो में, ठीक। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में मैंने बताया था जब हमारी प्रकाश की रियल किरणें, असली किरणें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर वास्तविक किरणें एक दूसरे से न टकराकर अगर हम उन्हें का आभास करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अवतल दर्पण जो है हमारा, उसमें हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि उसमें वास्तविक किरणें एक दूसरे से टकराती हैं। और जो उत्तल दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें हमारा आभासी किरणें, हम आभास करेंगे कि ये किरणें पीछे जाकर या इन्हें पीछे बैक करने पर ये आपस में मिलती हैं, तो उस कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में और क्या अंतर है? आभासी प्रतिबिंब से हमेशा आभासी प्रतिबिंब का जो चित्र है वो हम पर्दे पर नहीं ले सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। पर्दे पर जैसे हम सिनेमा घरों में देखते हैं, जो पर्दे बड़े बड़े पर्दे होते हैं उनपे हम चलचित्र चलते हैं, फिल्में चलती हैं, ठीक है। तो वो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। और जो आभासी प्रतिबिंब है, जैसे हम शीशे में देखते हैं, शीशे में जो हम अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। घरों में शीशा होता है, समतल दर्पण होता है, तो उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब को हम किसी भी पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक। एक तो ये अंतर हो गया आभासी और वास्तविक में। और आभासी प्रतिबिंब से हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, ठीक है। अवतल दर्पण से हम किरण आरेख जो बनाते हैं उसके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ रूल होते हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के 4 रूल्स हैं। तो 4 रूल देखेंगे क्या क्या रूल्स हैं। अगर हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अगर हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आएगी तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रकाश की किरण है वो हमारे अवतल दर्पण से टकराकर कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। हमेशा याद रखना, हमेशा समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण किससे, कहां पर काटेगी, मुख्य अक्ष को दर्पण से टकराकर फोकस पर काटेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, जब हमारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी। अगर हमारी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, जस्ट पहले का अपोजिट, ठीक। देखो ये आ रही हमारी मुख्य अक्ष पर, F पर, तो ये हमारी दर्पण से टकराकर क्या हो गई, मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाएगी। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है, अगर हमारी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने पर ये दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, जहां से आ रही है उसी मार्ग पर लौट जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी प्रकाश की किरण हमारे ध्रुव P पर आ रही है तो ये मुख्य अक्ष से उतने ही डिग्री का कोण बनाकर लौट जाएगी अपोजिट में, दूसरी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य अक्ष है उससे दोनों कोण बनेंगे I और R, तो ये होगा परावर्तन, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य अक्ष है वो यहाँ पर अभिलंब की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, हमारे क्या बताया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में क्या बताया था, अभिलंब। तो यहाँ पर ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और बीच में हमारा मुख्य अक्ष क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण से कौन बनेगा, आपतन कोण I बनेगा, और परावर्तित किरण से जो कौन बनेगा, परावर्तन कोण R बनेगा, ठीक है। सेम ये हर कंडीशन में होगा। देखो ये यहाँ पर भी होगा। पहली कंडीशन में देखो, जब ये हमारे दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तित होगी, उस कंडीशन में अगर हम उस बिंदु से
वक्रता केंद्र पर एक रेखा खींचेंगे तो वो हमारा अभिलंब की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारी सी से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या ही होगी। ठीक है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल में ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी, और जितनी भी रेखाएं हम इसकी परिधि से मिलाएंगे वो सारी हमारी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। ठीक है, जैसा मैथ पर पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, जो हमारी प्रकाश की किरण आ रही है और ये निर्गत किरण है, परावर्तित किरण है, और अगर सी से हम एक रेखा खींचेंगे जहां पर ये दर्पण से टच कर रही है हमारी प्रकाश की किरण, तो वो हमारा क्या, अभिलंब की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये तो रिलेशन हो गया पीछे के मेथड से, या जो मेन थिंग है वो इसमें मैंने बताई है परावर्तन की। ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी चार कंडीशन। ये चारों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कोई भी आरेख बना पाएंगे। ठीक है, आरेख बनाने के लिए सबसे पहले ये चारों कंडीशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्हें याद करना, उसके बाद फिर आगे देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखेंगे हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारी वस्तु अनंत पर है तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अगर हमारी वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली किरणें जो होंगी वो हमेशा समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी और मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर होती हैं वो। मानिए यहाँ पर अनंत पर मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है, तो ये किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां पर जाती हैं, फोकस पर काटती हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा बिंदु के आकार का। ठीक है, ठीक, प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, बिंदु के आकार का, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, और बिंदु के आकार का वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। जैसे मैंने बताया, अगर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो इसमें कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, और कहां पर बनेगा, फोकस पर। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अगर हम वस्तु को सी से दूर रखते हैं, सी से, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, वक्रता केंद्र, इससे दूर रखेंगे, ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, वक्रता केंद्र से जब हम दूर रखेंगे वस्तु को, अभी देखो हमारी वस्तु अनंत पर थी और वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पास लिया है, मतलब वक्रता केंद्र से दूर रख रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारी जो ए बी वस्तु है उसका प्रतिबिंब देखो, पहली किरण जाएगी हमारी दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इनमें एरो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से दर्पण से टकराकर कहां से, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ले लेंगे, यहीं से फोकस से होकर जाएगी तो कैसे होगी, समांतर निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष से। ठीक है, कहां से, मुख्य अक्ष से, जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगी मुख्य अक्ष से, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमारा कहां बना, एफ और सी के बीच में। अगर हमारी वस्तु सी से दूर है तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, हम वस्तु को थोड़ा सा और पास ले आते हैं, कहां पर रख देते हैं, सी पर। अगर हम सी पर वस्तु को रखेंगे, ये हमारा वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे, तो उस कंडीशन में पहली किरण जाएगी हमारी दर्पण से टकराकर कहां से होकर जाएगी, फोकस। पहली किरण हमेशा समांतर लेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पहली किरण लेंगे वो कहां लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, वस्तु से, वस्तु के अपर पॉइंट से, ऊपर वाले कोने से। ठीक, अपर पॉइंट से लेंगे और वो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर वो कहां से जाएगी, हमेशा फोकस से होकर जाएगी, जो भी समांतर किरण जा रही है। ठीक, दूसरी हम फोकस से ले लेंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा।
ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हम। नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारी फोर्थ कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं और प्रतिबिंब वस्तु से दूर होता जा रहा है। देखो यहाँ पर अनंत पर थी तो फोकस पर था, हम पास लाए तो ये दर्पण से दूर हो गया, फोकस से और दूर हो गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो गया। यहाँ पे देखो हम और पास ले आए, ये फोकस और वक्रता केंद्र से और दूर हो गया, कहां पर आ गया, वक्रता केंद्र पर हो गया। हम इसे और पास ले जाएंगे तो ये और दूर हो जाएगा। देखो हम इसे वक्रता केंद्र से और आगे रखेंगे, एफ और सी के बीच में रख देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, पहली किरण समांतर जाएगी फोकस से होकर, दूसरी फोकस से जाएगी समांतर निकल जाएगी, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये हमारी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना, वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन हो गई। अगर हम वस्तु को कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। अगर हम अब क्या करेंगे, और पास ले जाएंगे वस्तु को। अगर हम एफ पर रखेंगे, एफ पर रखने पर क्या होगा, वस्तु में से पहली किरण जाएगी समांतर, एफ से होकर जाएगी। दूसरी हम एफ से नहीं ले सकते तो क्या करेंगे, इसे नहीं ले सकते तो अगली कंडीशन ले लेंगे। ठीक, अगली कंडीशन वक्रता केंद्र से है, हम वक्रता केंद्र से ले लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे वक्रता केंद्र से ही टकराकर ये वक्रता केंद्र पर ही निकल जाएगी। ठीक है, यहां से चली दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से निकल जाएगी, और दूसरी दर्पण से टकराकर समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के और एफ से निकल गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर निकलेंगी। तो उस कंडीशन में इसका कोई प्रतिबिंब आगे जाके तो ये कहीं नहीं कटेंगी, प्रतिबिंब जो भी बनेगा इसका वो हमारा मानकर चलेंगे अनंत पर बनेगा। ठीक है, वैसे तो किरणें जहां पर काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस कंडीशन में ये कहीं नहीं काटे, मानेंगे कि अनंत पर काटेंगी। उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिफ्थ कंडीशन। अब आती है हमारी लास्ट कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन। ये बाकी सभी कंडीशन से डिफरेंस है, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब ना बनकर आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो हम अब क्या करेंगे, वस्तु को और पास लेंगे, P और F के बीच में रख दी, तो ये कंडीशन में क्या होगा, देखो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी, F से होकर जाएगी, F से होकर जा रही है। ठीक, दूसरी किरण C से ले लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा C, ये दर्पण से ये जाएगी वस्तु से, दर्पण से टकराकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी C से। ठीक है, अब हम देखेंगे ये आगे जाके तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फैल रही हैं, फैलने की वजह से आगे जाके नहीं मिलेंगी। तो हम सपोज करेंगे पीछे कहीं से आ रही हैं, तो जब हम इन्हें पीछे में करेंगे तो ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पर मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, कई गुना बना है, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। मैंने बताया था अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, सीधा, सीधा बन गया यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, आभासी, हम आभास कर रहे हैं कि किरणें पीछे से आ रही हैं, पीछे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, और वहीं पर हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। सिर्फ अवतल दर्पण में इस लास्ट कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सी कंडीशन में, जब हम वस्तु को C और P के बीच में रखेंगे, सॉरी F और P के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, उस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो बनेंगे। तो इन कंडीशंस को अच्छे से याद कर लेना, इन्हें जो मैंने समझाया है वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देख लेना। ठीक, जिससे आपको ये सारी कंडीशन अच्छे से याद हो जाए। मैंने कोशिश करा है ज्यादा से ज्यादा इजी तरीके से आपको ये कंडीशन याद हो जाए, इसलिए मैंने सारी एक साथ आपको समझाई है ये। ठीक है, इसमें एक चीज और देखना, सेकंड कंडीशन
हमारी सेकंड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट है। देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र से दूर है तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ और सी के बीच में। सी से दूर की कंडीशन में प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में, और अगर हमारा वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब सी से दूर बन रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण की किरण आरेख बनाने के लिए। ठीक है, अभी तक हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। अवतल दर्पण से क्या करता है वो, अवतल दर्पण का काम क्या होता है, किरणों को कंजर्व करना, एक जगह इकट्ठा करना। और इसके जस्ट अपोजिट उत्तल दर्पण का वर्क होता है किरणों को फैलाना है। तो इसमें देखेंगे हम उत्तल दर्पण में किरण आरेख बनाने के नियम में पहला नियम, बाकी के 4 नियम सेम ऐसे ही रहेंगे जैसे अवतल दर्पण में थे, बस इसमें किरण आरेख में डिफरेंस रहेगा अवतल में और उत्तल में। देखो इसमें कैसे बनेगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल में भी यही कंडीशन थी पहली, अगर किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो उत्तल उत्तल दर्पण से टकराकर फैल जाती है, तो ये आगे जाके मुख्य अक्ष को कहीं भी नहीं काटेगी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये पीछे से आ रही है। ठीक, तो पीछे जब इसे करेंगे तो पीछे ये मुख्य अक्ष को एफ पर क्रॉस करेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई, जब हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एफ पर काटती नहीं है, सिर्फ एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, सेकंड कंडीशन एफ से मतलब अगर हमारी किरण एफ की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो उस कंडीशन में ये हमारे दर्पण से टकराकर समांतर चली जाएगी। ठीक है, जस्ट फर्स्ट का अपोजिट, जैसे अवतल में हमने बताया था सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। प्रकाश की किरण अगर हमारी एफ से पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो उस कंडीशन में ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी हमारे उत्तल दर्पण से टकराकर। ठीक, तीसरी कंडीशन, अगर हमारी सी पर आती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश की किरण, अगर सी पर आती हुई प्रतीत हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे दर्पण से टकराकर ये उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसलिए एरो, ये देखो एरो आ रही है और यहां से टकराकर फिर वापस लौट गई। ठीक है, जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये सी पर क्रॉस करेगी। ठीक है, उस कंडीशन में ये हमारी जो किरण है उसी रेखा पर वापस लौट जाएगी। फोर्थ कंडीशन पी से है, अगर हमारी बिंदु पी पर आ रही है प्रकाश की किरण तो वो मुख्य अक्ष से उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ये चारों वही कंडीशंस हैं। ठीक है, बस किरण आरेख इनके डिफरेंट है। नेक्स्ट है फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण में हमारे सिर्फ 6 कंडीशन बनी थी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमारे सिर्फ 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर हमारी वस्तु अनंत पर होगी, अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमें पता है कहां पर काटेंगी, रेखाएं काटेंगी हमारी फोकस पर, और फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का यहां पर। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन है हमारी, अगर हमारी वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसमें भी दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत पर होगी तब भी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे ही बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, और आभासी बिंदु के आकार का, और एफ पर बनेगा। ठीक है, सेम इसमें कंडीशन देखेंगे। अब इसमें हमने वस्तु को हम कहीं पर भी रखें, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हम अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और एफ और पी के बीच में ही बनेगा। ठीक है, चाहे वस्तु हमारी कहीं पर भी रखें। तो देखो इसमें अगर हम दर्पण के सामने हमने वस्तु रखी, ठीक, पहली किरण जाएगी हमारी समांतर, ये देखो ये किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, और ये दर्पण से टकराकर क्या हो गई, फैल गई है, वापस लौट गई, परावर्तित हो गई। जब ये ऊपर जाकर मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काटेगी, जब इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये एफ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, उसके बाद सेकंड में
ये गई दूसरी किरण, हम वक्रता केंद्र से लेंगे तो ये किरण जा रही है, ये दर्पण से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है, तो इसे भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये सी पर क्रॉस करती है। अब ये वाली किरण और सी वाली किरण, एफ वाली किरण और सी वाली किरण दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि ये आभासी किरणें हैं, हम इन्हें एज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये पीछे जाकर मिल रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रही हैं वहां पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ दो कंडीशन है हमारे उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उपयोग की, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक, तो उपयोग में देखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जो होता है वो हमारा टॉर्च, सेटेलाइट, वो सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट, इनमें प्रयोग किया जाता है। जब आपने देखा होगा टॉर्च में अंदर की तरफ जो भाग होता है वो अंदर की तरफ कर्व होता है, ठीक है, और वहां पर बल्ब लगा होता है हमारा। ठीक है, अंदर की तरफ कैसा होता है, अंदर की तरफ कर्व होता है और अंदर का जो भाग होता है वो चमकीला होता है, चमकीला बनाते हैं जिससे जो लाइट है वो इससे परावर्तित होके, जैसे जो बल्ब लगा हुआ है उसकी लाइट यहां से परावर्तित होके वो ज्यादा से ज्यादा एक जगह कन्वर्ट हो। ठीक है, जिससे हमें साफ दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉर्च का। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इससे क्योंकि इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब इसे हम पास से देखते हैं। ठीक है, जब हमने जो लास्ट कंडीशन बताई थी उसमें देखा हमने जब वस्तु को पास रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम दंत विशेषज्ञ हैं वो शीशे को, मिरर को पास में रखते हैं जिससे वो दांतों को अच्छे से उसका इंस्पेक्शन कर सकें। ठीक, उसके बाद है शेविंग दर्पणों में, जो शेविंग बनाने के दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, उनमें भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं जिससे हमें अपना फेस साफ दिखाई दे सके। चौथा, सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा करता है अवतल दर्पण, तो सूर्य के जो लाइट आती है उसके लिए बड़े अवतल दर्पण बनाए जाते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा लाइट कन्वर्ट करके सौर भट्टियों में डाली जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक, उसके बाद है फिर हमारा उत्तल दर्पण में हमारा कहाँ यूज होता है, वाहनों के साइड मिरर में। हमने देखा होगा गाड़ियों के साइड में शीशे लगे होते हैं, वो जो शीशे होते हैं वो हमारे उत्तल होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, उत्तल जो शीशे होते हैं वो किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, फैलाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके और पीछे का वाइड एरिया उस छोटे से दर्पण में, हमारा जो छोटा सा दर्पण है उसमें वो वाइड एरिया आ सके। जो दर्पण बना होता है उसमें ये पूरा इस तरीके से जहां तक भी वो जाएगा वो पूरा एरिया इसमें दिखाई देगा जब हम साइड से इसे देखेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के साइड में जो शीशे लगाते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दुकानों में सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है। ठीक है, जिससे दूर तक के वस्तु को देखा जा सके और वो साफ दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। तो अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, मतलब हम कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और कौन सी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसकी चिन्ह परिपाटी हमें बताई गई है। तो इसमें देखेंगे हम, हमारे पास कोई भी दर्पण है, उत्तल या अवतल, यहाँ पे अवतल लिया है। ठीक है, उसके सामने अगर हमारा कोई भी
वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने, बिंब या वस्तु की दूरी, ठीक। तो हमेशा दूरी जब भी नापी जाती है, हमेशा ध्यान रखना दूरी को हमेशा कहाँ से नापते हैं हम, ध्रुव से नापेंगे। दर्पण में दूरी को हम हमेशा कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से, P से नापेंगे, ठीक है। P के इधर नापेंगे या P के बैक साइड में, आगे की तरफ या पीछे की तरफ नापेंगे, ठीक है। अगर हम दर्पण के आगे की तरफ नापते हैं तो नापेंगे कहां से, P से नापेंगे। तो आगे की तरफ अगर नापेंगे तो हम हमेशा वैल्यू को नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। किस तरफ नापेंगे, अगर हम ध्रुव से या दर्पण के सामने, ठीक है, नापेंगे हमेशा ध्रुव से ही, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम देखेंगे, देखो जैसा कि हमें दिया है आपतित प्रकाश किरण की दिशा, या हम कह सकते हैं जिस तरफ से किरण आ रही है उसकी विपरीत दिशा में अगर हम नाप रहे हैं तो वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम, ये हमारी वैल्यू होती है u, कहां से, P से हमारी वस्तु की दूरी u होती है, u से हम डिनोट करते हैं। तो u हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि u हमेशा क्या होगी, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाएगी। कभी भी पीछे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए हमें उसे वस्तु को सामने ही रखना पड़ेगा, इसलिए हमेशा vu हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया आपतित प्रकाश की दिशा में, मतलब जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है अगर उसके विपरीत दिशा में नापेंगे तो नेगेटिव होगी, और अगर उसी डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं दाईं ओर नापेंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और बाईं ओर नापेंगे तो हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे सामने की तरफ और पीछे की तरफ। अगर हम नापते हैं मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, तो अगर ऊंचाई की तरफ, ऊंचाई ऊपर की ओर नापते हैं तो वैल्यू होगी हमारी पॉजिटिव, और अगर किसी भी चीज की ऊंचाई हम नीचे की तरफ नापते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा होगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, अगर दर्पण के सामने नापेंगे नेगेटिव, पीछे नापेंगे पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे किसी की भी लंबाई या हाइट तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नापेंगे तो नेगेटिव। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी है, ठीक है। तो इसे हमेशा ध्यान रखना, हमें वैल्यू कैसे लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेनी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र हमारा है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। बाकी से कैसे भी लिख सकते हैं 1/u + 1/v, ठीक है। कंफ्यूज मत होना अगर चेंज आता है कहीं पर, ठीक। तो ये हमारा दर्पण का सूत्र है, इसे याद करना है अच्छे से। इसी पर बेस्ड हमारे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो ज्यादातर हमारे इसी पर बेस्ड होंगे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन या आवर्धन। आवर्धन क्या होगा हमारा आवर्धन या मैग्निफिकेशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नीफाइंग करना मतलब बड़ा करके या विवर्धित करना, ठीक है, बड़ा करके देखना। तो आवर्धन में क्या है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को h' मान सकते हैं हम, और बिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई को हम h नापते हैं। तो दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा, आवर्धन। मतलब कितना, जो भी हमारा दर्पण है वो कितना बड़ा या कितना छोटा करके दिखा रहा है वस्तु को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वस्तु दोनों की लंबाई का अनुपात। सपोज करो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई आई 6 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमारा आवर्धन कितना आ गया, 2 आ गया। तो उस कंडीशन में देखो हमारा जो प्रतिबिंब बना कितना बना, 2 गुना। यहाँ से भी पता चल रहा है 3 है और ये 6 है प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ क्या डबल बन रही है। तो ये ही डबल क्या है हमारा आवर्धन, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या है आवर्धन। आवर्धन को हम, तो प्रतिबिंब को हम I से डिनोट करते हैं, बिंब को हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये I की जगह H' या O की जगह H भी मिलता है, ज्यादातर एनसीईआरटी में H' और H दिया गया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है M = I/O या फिर H' H
या फिर V/U भी हम यूज करते हैं। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई की जगह हम प्रतिबिंब की दूरी यूज कर सकते हैं और वस्तु की लंबाई की जगह वस्तु की दूरी को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आवर्धन का फॉर्मूला। ठीक, अब देखेंगे आवर्धन, अगर ज्यादातर अगर हम बात करें आवर्धन की वैल्यू अगर हमारी 1 आती है, देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू 2 आ रही है, अगर 1 आती है मतलब हमारे प्रतिबिंब और दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई क्या है, बराबर है। तो ये लंबाई बराबर सिर्फ 2 कंडीशन में हो सकती है, एक तो समतल दर्पण के सामने और एक अवतल दर्पण में, अगर वो कहां पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, उसी कंडीशन में वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है और उतनी ही लंबाई की बनती है प्रतिबिंब भी। ठीक है, तो एक आवर्धन उसी कंडीशन में हमारा होगा। ठीक है, वस्तु की ज्यादातर जो एक आवर्धन होता है वो हमारा किसके लिए होता है, समतल दर्पण के लिए, क्योंकि हमारे जितनी वस्तु की लंबाई होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बनता है। ठीक, अगर हमारा m 1 से कम है और हमारा पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में जो दर्पण होगा हमारा उत्तल दर्पण होगा। अगर हमारा जो m है, आवर्धन है, वो पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, उस कंडीशन में हमारा दर्पण अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और अगर हमारा आवर्धन नेगेटिव आ रहा है तो हमारा दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, अगर नेगेटिव आ रहा है m की वैल्यू, आवर्धन की वैल्यू, तो हमारा दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, और बाकी ऊपर वाली कंडीशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर m 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, तो उत्तल दर्पण, और m 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मान है, ये हमेशा याद रखना। बाकी मैंने ये सबको बताया गया है कौन सा चिन्ह किस लिए यूज हो रहा है। U हमें बिंब या वस्तु की दूरी के लिए यूज करते हैं, V प्रतिबिंब की दूरी के लिए, F फोकस दूरी, I या H डैश प्रतिबिंब की लंबाई, O या H वस्तु की लंबाई, M आवर्धन क्षमता और R वक्रता त्रिज्या। ठीक है, एक चीज और है, R और फोकस दूरी में रिलेशन, R हमेशा फोकस दूरी का डबल होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, R=2f, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F=R/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट।